हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। मैं वीरेंद्र कुमार जायसवाल स्वागत करता हूं आपके हमारे चैनल वर्चुअल अड्डा पे। बच्चों, लास्ट सेशन में हमने जो पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसका यूज इसके अंदर ज़रूर होगा बच्चों। ठीक है, तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से ये चाहूँगा कि जो बच्चे नए व्यूअर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इस पुराने वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, या वीडियो के राइट कॉर्नर पे आइकन बना होगा वहाँ पे क्लिक करते ही आपको पुराने वीडियो की डिटेल मिल जाएंगे वहाँ से भी। और बच्चों, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता हो, समझ में आता हो जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, जिससे आप तो बेनिफिट उठा ही रहे हैं, साथ साथ आपके फ्रेंड भी बेनिफिट उठाएँ। और चैनल को लाइक करिएगा ज़रूर बच्चों। आपका एक लाइक आपके लिए एक लाइक होता है, बट बेसिकली देखा जाए तो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है कि जो हम पढ़ाना चाहते हैं आपको पूरी की पूरी वो चीज़ें डिलीवर हो पा रही है। अगर इसके अलावा कोई आप सजेशन देना चाहते हैं कि ये टॉपिक भी सर कवर कर लीजिए साथ ही साथ, तो बच्चों हमारे कमेंट बॉक्स में आप उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए, आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, तो मैं वहाँ से आपके टॉपिक को देख लूँगा, तो ज़रूर अगर नेक्स्ट क्लास में ज़रूर ले लूँगा मैं। ठीक है, तो आज से टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ की बात करेंगे, कैसे समझेंगे। ठीक है, आज ज़्यादा डिटेल नहीं, बस हम लोग आज इंट्रोडक्शन पार्ट पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर डिस्कस किया जाए बच्चों, तो इन्वर्स वर्ड ही जब आता है तो उससे हम समझने के इन्वर्टिबल फंक्शन याद होना चाहिए आपको। और इन्वर्टिबल फंक्शन अगर आपको याद होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए बच्चों हम लोगों ने बात किया था, याद करिए। इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन पढ़ा था हम लोगों ने, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए एंड ऑन टू। ये दो बातें हमने पढ़ी थी। मतलब किसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट तभी कर सकता है जब 1 और ऑन टू दोनों हो। ठीक है, इसमें एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो क्या है बच्चों, देखो इन्वर्स, किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालने का मेथड होता है। बेसिकली हम इन्वर्स कैसे निकालते हैं, आप कह सकते हो कि ये ट्रिक भी की तरह यूज कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू आएगा बच्चों, ऑब्वियस बात है। तो एमसीक्यू में किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालना हो तो पूरा प्रोसीजर जाओगे, इट्स टेकिंग टू लॉन्ग, राइट। बट वी हैव अ शॉर्टकट। सपोज अगर हमें किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल पहले दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हमें कहा गया, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू कहा गया बच्चों x², इसका इन्वर्स बताओ। मतलब इससे हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड, क्वेश्चन ही बना दे रहा हूँ मैं, इफ एफ सच दैट फ्रॉम आर टू आर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वेर एफ एक्स इक्वल टू दिस, फाइंड एफ इनवर्स। अगर हमसे बोला गया ये निकालो, ठीक है बच्चों, मान लो एमसीक्यू में आया हुआ हो ऐसा, ठीक, तो अब क्या करोगे, x² ना लेके x³ ले लो, थोड़ा टफ और करता हूँ मैं, तो एफ एक्स को वाई या ऐसा करोगे आप। बट मेरी कुछ बातें ध्यान रखो, 2 लाइन में आ जाता है। पहला बात क्या है, देखो जब भी किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालते हो बच्चों, तो याद रखना हमेशा y इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में मिररिंग किया जाता है, मिरर इमेज निकाला जाता है। जैसे हम लोग अपने घर में जब देखते हैं मिरर जो होता है, उसके सामने अपना क्या करें, मिरर इमेज देखते हैं कि नहीं देखते हैं मिरर में, उसी तरह किसी फंक्शन का y इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, मिररिंग करते हैं बच्चों। उसके बाद जो ग्राफ मिलता है वही उसका इन्वर्स फंक्शन ग्राफ होता है। समझते हैं, चलिए। जैसे इससे सपोज करो, जैसे मान लो ये एक्स क्यू का ग्राफ सबको पता होगा आपको, ये आपका एक्स क्यू का ग्राफ होता है बच्चों। ये किसका ग्राफ है, एक्स क्यू फंक्शन का, राइट। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, y इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज लेना है बच्चों, ठीक है। ये y इक्वल टू एक्स लाइन हो गया बच्चों। अगर मैं इसका मिरर लेता हूं तो आप देखो, मिररिंग अगर करूंगा मैं, अपने दिमाग सोच के बताओ, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ आएगा, इसका जो मिररिंग करोगे आप, ऐसे बनेगा, तो ये ऐसे होगा ये। तो ये जो आप देख रहे हो, ये इसके इन्वर्स का फंक्शन, जो ब्लैक इंक से बना हुआ है बच्चों, वो इन्वर्स फंक्शन ग्राफ है। अब कैसा वो आया, वो फंक्शन होगा कैसा, कैसा उसका ग्राफ का इक्वेशन क्या होगा। तो पहला स्टेप देखो क्या करना होता है, सिंपल सा लॉजिक बात करते हैं। ये लिखा है ना, आप एफ एक्स को क्या मान लेते हो, एफ एक्स को हम लोग याद करो हमने y माना था, तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये x³ हो जाएगा। अब तुम मिररिंग करना चाहते हो आप, राइट, तो मिररिंग में क्या लिखा, y की जगह x लिख दो, x की जगह y लिख दो। मतलब यहाँ पे क्या करो, x लिखो, यहाँ पे y लिख दो।
अब लास्ट में y की वैल्यू निकाल लो। अगर y की वैल्यू अगर मैं पूछूंगा कि y की वैल्यू बताओ, क्या बताओगे? बताओ y इक्वल टू एक्स पावर 1/3। तो ये जो ग्राफ हुआ बच्चों, ये किसका ग्राफ हो गया? y इक्वल टू एक्स पावर 1/3 का ग्राफ हो गया। इट्स वेरी इजी। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि किसी फंक्शन का आइदर वो लॉग फंक्शन हो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे हम लोग डिस्कस करेंगे, वो तो है ही। ठीक है, जितने भी फंक्शन है, अगर मैं उसके इन्वर्स की अगर बात कर रहा हूँ तो y इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं? मिररिंग करते हैं बच्चों। आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, अगर उस पर भी ध्यान दिया जाए तो तुम्हें हम लोग और भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको मैं समझाते चलूँगा। तो फिलहाल ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने इसका इन्वर्स फंक्शन ग्राफ बना दिया। और y को देखा जाए बच्चों, y है क्या? अगर यहाँ से ध्यान दो, y की अगर x की वैल्यू अगर यहाँ ध्यान दिया जाए तो यहाँ क्या लिख सकते हैं बताइए? y की वैल्यू का अगर रिस्पेक्ट में लिखा जाए, ठीक है, तो यही मिलेगा हमें। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहा होगा आपको। आगे बात करते हैं हम लोग। तो हम लोग बात करते थे इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल के लिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन फंक्शन में बात करते हैं। ठीक है, अगर एफ एक्स को अगर साइन फंक्शन लेके चल रहे हैं, एफ एक्स कहिए चाहे एफ एक्स को जगह वाई ले लीजिए बच्चों। अब एक बात बताओ, साइन का ग्राफ बनाया जाए तो कैसे बनता है? देखो आप पहले उसको, ये आपका साइन का ग्राफ है, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ठीक है, माइनस पाई है, यहाँ पे टच करके -2 पाई है। ये ख़त्म नहीं होगा, इस तरह ग्राफ बढ़ता चला जाएगा बच्चों। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है +1 है, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है बच्चों -1 होगी। ठीक है, कि ग्राफ जो है इसके रेंज में लाई कर रहा है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। बट ये बच्चों इसका इन्वर्टिबल अभी बना नहीं सकते हम लोग। क्यों? इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए 1 1 ऑन टू कंडीशन फुलफिल करके देखो क्या है क्या। बट अगर इसका डोमेन और रेंज की अगर बात करें, इसका डोमेन हम लिख सकते हैं, इसका डोमेन आएगा बच्चों x बिलोंग ऑल रियल वैल्यू। और रेंज की अगर बात करें तो बच्चों रेंज आएगा इसका y बिलोंग्स -1 से +1। तो हमें क्या बोला गया है? अगर इन्वर्टिबल फंक्शन तभी बन सकता है जब 1 1 और ऑन टू की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान दो तो इस वाली वैल्यू की अगर बात करें, ये हमारा π/2 होगा, और इस वैल्यू की अगर बात करो तो ये -π/2 होगा बच्चों। ठीक है, इसी तरह आगे चलोगे तो ये वाली वैल्यू हमारी 3π/2 होगा, और ये वाली वैल्यू -3π/2 होगा। देखिए एक्सिस सारी वैल्यू रख सकते हैं बच्चों, और वाई के रिस्पेक्ट में जो हमारा रेंज है वो आप समझ ही गए होंगे। ठीक, अब हमें किसका ग्राफ बनना है? इसके इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ बनाना है। तो इन्वर्स फंक्शन के लिए हमें क्या करना होगा? पहले 1 1 ऑन टू की कंडीशन को ध्यान रखते हुए उसका रिफ्लेक्शन लेंगे हम लोग। मतलब क्या है, मैं अगर इस ग्राफ में ध्यान दो, इस ग्राफ में मैं ऐसे आगे बढ़ता चला जाता हूँ तो हर x के लिए y की एक एक वैल्यू मिलती चली जाएगी। जैसे मैं इधर इसका बड़ा सा फिगर बना रहा हूँ, ध्यान समझिए। ठीक है, ये 0 है, पाई है, ये -π हो गया, ये -π/2 है बच्चों, ये आपका π/2 है, +1 है, ये आपका -1। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप देखो 0 से π/2 में अगर x की एक एक वैल्यू लेते चले जाओगे, आपको इसके लिए अकॉर्डिंग एक एक इमेज मिलता चला जाएगा। देखो, बट जैसे आप π/2 के जस्ट आगे बढ़ोगे बच्चों, तो इस पे जो भी x की वैल्यू होगी, और यहाँ पे जो भी x की वैल्यू रही होगी, और यहाँ पे जो x की वैल्यू रहेगी, उसके 2x के लिए y की एक वैल्यू मिलेगी, और 2x के लिए y की अगर एक वैल्यू मिलेगी तो 1 1 होगी, वो क्या कहलाएगा? मिनी 1 कहलाएगा वो। जबकि हमें क्या चाहिए? 1 1 कंडीशन को फुलफिल कराना है। या इस पे देखो आप, अगर आप देख रहे हो कि इस x के रिस्पेक्ट में 2x के लिए y की भी एक वैल्यू मिल रही है, फिर इसके लिए भी 2x के लिए y की एक वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब ये हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ है वो 0 से यहाँ तक π/2 वो 1 1 कंडीशन को फॉलो कर रहा है। हर एक x के लिए y की एक ही वैल्यू मिल रही है। तो इसके आगे वाला पोर्शन हम क्या करेंगे बच्चों? डॉटेड कर देंगे। आगे वाला पोर्शन हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे आपको पता चल गया? क्योंकि वो हमारे 1 1 की कंडीशन को वॉलेट कर रहा है। ठीक है, फेल कर रहा है, वायलेशन कर रहा है। तो इसका आगे वाला पोर्शन का ग्राफ हमने नहीं लेना है।
ठीक। अब उसी तरह पीछे आओ बच्चों, अगर आप पीछे आओगे तो सेम उसी तरह देखो कि यहाँ पे जो भी x की वैल्यू होगी और यहाँ पे जो भी x की वैल्यू होगी, दोनों के लिए y की एक ही वैल्यू मिलेगी। फिर से वही बात है बच्चों, x की दो वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू को मैप कर रहा है तो मेनी 1 हो जाएगा, जबकि हमें चाहिए 1 1। अगर 1 1 चाहिए तो क्या करना होगा, देखो π/2 तक जो है, -π/2 तक वो हमें से एक एक वैल्यू के लिए एक एक इमेज मिलता रहेगा, ठीक है। बट जैसे आप उसके आगे बढ़ोगे बच्चों तो 2x के लिए y की एक वैल्यू मिल रही है, तो क्या करेंगे हम लोग ये करेंगे कि ये वाला जो पोर्शन ऑफ द ग्राफ होगा उसे हम लोग डॉटेड कर देंगे, मतलब ये से अपने इन्वर्स वाले फंक्शन कंडीशन में होल्ड नहीं लेकर आएंगे। मतलब हमारा जो ग्राफ हुआ बच्चों कहाँ से कहाँ तक हुआ देख लीजिए, जो 1 1 और ऑन टू दोनों के फॉलो कर रहा है। ऑन टू मतलब बच्चों रेंज पूरा का पूरा होना चाहिए। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर ध्यान दो, आप ये 1 1 ऑन टू के लिए बात कर रहे हैं कि 1 1 ऑन टू कहाँ से कहाँ तक फॉलो कर रहा है, -π/2 से π/2। और इसके आगे पूछा जाता तो अगर तो इसी जो पाई इंटरवल है उसी तरह आगे बढ़ाते चले जाइए, तो हमेशा 1 1 ऑन टू कंडीशन को फुलफिल करता रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें इन्वर्स फंक्शन के रिस्पेक्ट में बात करना था। अगर हम इन्वर्स फंक्शन के रिस्पेक्ट में बात करना चाहते हैं बच्चों, तो अभी मैंने क्या समझाया था आपको, मैंने ये समझाया था कि y = x लाइन के रिस्पेक्ट में मिररिंग कर लीजिए। ये y = x लाइन है बच्चों, ठीक है। ठीक, जब y = x लाइन के रिस्पेक्ट में मिररिंग करेंगे बच्चों तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा x = sin y, या y = लिख सकते हैं हम लोग sin इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अब देखो ध्यान से, जो x की वैल्यू वो y बन जाएगा, y की वैल्यू x की बन जाएगी। चलिए समझते हैं, ये जो पोर्शन 0 से π/2, अगर इसका मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकता हूँ बताइए, π/2, 1। और इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहूँ तो -π/2, -1 लिख सकते हैं। अब रिफ्लेक्शन लेना चाहते हो तो ये वाला पोर्शन जो इधर की तरफ रोटेटेड है वो इधर की तरफ रोटेट हो जाएगा और इस तरह कोई ग्राफ बनेगा। ये इसका ग्राफ हो गया बच्चों, राइट। देख लीजिए, अब ये जो पॉइंट था और ये जो पॉइंट था, मैं इसको प्रॉपर वे से ड्रॉ कर दे रहा हूं, आप समझ पाए अच्छे से। देखो x की वैल्यू y की वैल्यू x अगर बन चुका होगा तो ऑब्वियस बात है क्या वैल्यू हो चुकी होगी, अब ये वैल्यू आपका +π/2 हो गया होगा, ये वैल्यू -π/2 हो चुका होगा, और ये वैल्यू +1 हो चुकी होगी और ये वैल्यू -1 हो चुकी होगी, ठीक है। तो इन्वर्स फंक्शन किसी फंक्शन का अगर एग्जिस्ट करेगा तो आपको 1 1 ऑन टू कंडीशन को ध्यान रखते हुए y = x लाइन के रिस्पेक्ट में क्या करना है, मिररिंग कराना है बच्चों। मिररिंग करने के बाद जो बनेगा वो उसके इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ होता है। तो अब इसका हम डोमेन में लिख सकते हैं, इसका डोमेन क्या लिख सकते हैं बच्चों, हमारा एक्स से जो डोमेन होता है बच्चों, जहाँ से जहाँ तक का ग्राफ बनता है वो हमारा रेंज कहलाता है। तो इसका डोमेन अगर ध्यान दिया जाए, डोमेन हमारे इसका इसकी बात करें तो इसका आएगा x बिलोंग कहाँ से कहाँ तक, देखिए -1 से +1 हो जाएगा, और रेंज की अगर बात करते हैं तो y बिलोंग्स, ठीक है, -π/2 से +π/2, ठीक है। तो आपको हर एक फंक्शन का बच्चों, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, 10th में भी पढ़ा हुआ है। कौन कौन से साइन होते हैं, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 होते हैं बच्चों, और 6 फंक्शन का हम इन्वर्स निकालेंगे, ये बेसिक है हमारा। उस 6 फंक्शंस का हमें क्या याद होना चाहिए, डोमेन और रेंज याद होना चाहिए, राइट। डोमेन रेंज क्यों याद होना चाहिए, इस वजह से कौन सी एक्स की वैल्यू के लिए कि हमारा रेंज के अंदर वो वैल्यू इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, वो वैल्यू हमारे रेंज में आ रही या नहीं आ रही, इस बात को हमेशा ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लेता हूं मैं, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास बोला गया साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू बताइए, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में हमें वैल्यू बताना है बच्चों, ठीक है।
और जो वैल्यू इस इंटरवल के बीच में आएगा बच्चों उसे प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं। जो वैल्यू अपने रेंज के बीच में आता है उसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू भी कहेंगे। तो मान लीजिए हमसे बोला गया कि ये क्वेश्चन देने का इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताओ आप, तो कैसे निकालोगे? अगर हम इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है इसको हम लोग लेट कर लेंगे इस तरह, इसकी वैल्यू थीटा मान लीजिए आप। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1/2 माइनस 1/2। और साइन निगेटिव या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन निगेटिव कब आता है आप याद करिए? थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, राइट? साइन निगेटिव किस में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में आता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, राइट? अगर हम थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे इस बात को ध्यान रखते हुए चलना है कि हमारी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है। चलिए पहले इजी लेता हूँ मैं, ज़्यादा टफ अभी ना करूँ, पहले प्लस में बात करता हूँ, बाद में माइनस वाला लेता हूँ। अगर पॉजिटिव लेके बात करता हूँ बच्चों, अगर साइन 1/2 लेके चल रहा हूँ, तो अगर साइन 1/2 कब आता है आप बताइए? साइन π/6। तो यहाँ जो थीटा की वैल्यू आपको π/6 मिला है बच्चों, आप तो इस वैल्यू को उसके रेंज में चेक करोगे आप। अगर वो वैल्यू उसके रेंज में सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा वो वैलिड आंसर है, मतलब वो हमारा सही है। अगर उस रेंज के बीच में नहीं आ रहा है बच्चों तो उस वैल्यू को हम लोग इंक्लूड नहीं कर, उस वैल्यू को हम प्रिंसिपल वैल्यू नहीं कह सकते। तो जो भी वैल्यू निकालोगे आपको हमेशा चेक करना है कि उसके प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाई करना चाहिए, राइट? मैं फिर से समझा रहा हूँ, एक बार फिर से लेता हूँ वापस। किसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट तभी कर सकता है बच्चों जब 1 1 और ऑन 2 हो, राइट? तो जो भी हमारा साइन फंक्शन था, चाहे कॉस फंक्शन था, टेन था, कॉट था, सेक था, जो भी हमारा फंक्शन था, उसका इन्वर्स अगर हम निकालना चाहते हैं तो पहले 1 1 कंडीशन को फुलफिल कराओ, 1 1 ऑन 2 कंडीशन को, और फिर उसके बाद y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में उसका क्या करो आप? मिररिंग कर लो। जो ग्राफ बनेगा बच्चों उसका डोमेन रेंज लिख लो, और जो रेंज में उसकी जो भी वैल्यू आएगी अकॉर्डिंग टू दिस, जैसे ये क्वेश्चन था, अगर उस वैल्यू उस इंटरवल में आया तो वो हमारा आंसर कहलाएगा, अगर नहीं आया तो आंसर नहीं कहलाएगा, राइट? और एज वेल एज उसे हमसे प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं। जो वैल्यू आएगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? उस इंटरवल के बीच में उसे हम प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे, ठीक है? एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना है, मे भी बहुत सारे बच्चों कंफ्यूज भी होते हैं, एक बात याद रखिएगा, साइन इनवर्स कभी भी बच्चों 1/sin x के बराबर नहीं होता, या आप ऐसा कह लीजिए sin x से होल पावर -1 के बराबर नहीं होता है। ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होता। वो अलजेब्रा में बराबर होता है बच्चों कि x पावर -1 इक्वल टू x पावर होल पावर -1 लिख सकते हो, बट ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि साइन x की होल पावर -1 जो है ये बराबर होता है 1/sin x, इसको हम कह सकते हैं बच्चों, बट ये आपस में बराबर नहीं होता है। ये बात फिट कर लीजिए दिमाग में कि कहीं ऐसा नहीं दिमाग लगा दे कि इसको हम ये लिख दे सर, नहीं, ये गलत है, ठीक है? तो पहला हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखा, ठीक है? आगे बात करते हैं हम लोग। देखो इसी तरह कॉस्ट फंक्शन भी होगा बच्चों। आज हम लोग फंक्शन के बारे में समझेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे, बस इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे पास y इक्वल टू कॉस फंक्शन होगा, ठीक है? और कॉस फंक्शन, तो कॉस फंक्शन ग्राफ भी आपको याद होना चाहिए बच्चों, नहीं याद है तो अब याद कर लीजिए। ये आपका 3π/2 है, और इन आपके एनसीईआरटी जो पैटर्न है बच्चों उसमें आप याद रखा कि हर टॉपिक दूसरे टॉपिक को रिलेट करता है। ये आपको पता नहीं होगा बट याद रखिए, मैं ज़रूर आपको हर प्रूफ करके दिखा सकता हूँ कि हर एक टॉपिक दूसरे वाले टॉपिक को रिलेट किया हुआ है। बहुत ही कंटेंट बहुत सोच समझ के बनाया जाता है बच्चों। आप कहीं से उठा लीजिए अलग बात है, टीचर आपको पढ़ा देते हैं, और अक्सर यही है कि दूसरे टॉपिक को रिलेट करता है। चलिए देखते हैं, ये हमारा जो ग्राफ है बच्चों इस तरह बढ़ता चला जाएगा, इधर लेफ्ट और राइट दोनों की तरफ। तो y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ हो गया। इसके डोमेन और रेंज की अगर बात करते हैं, डोमेन इसका कितना आएगा बच्चों? x बिलोंग और रियल वैल्यू, सारी x की वैल्यू रख सकते हैं, बट जो भी वैल्यू रखेंगे उसका रेंज -1 और 1 +1 के बीच में आएगा बच्चों। तो y बिलोंग्स आप लिख सकते हैं -1 से +1, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर है? फिर से वही बात करेंगे हम लोग, 1 1 ऑन 2 कंडीशन को फुलफिल कराएंगे। 1 1 ऑन 2 कंडीशन को क्या था? 1 1 ऑन 2 कंडीशन भाई, ठीक है?
इसलिए जितनी ज़रूरत मैं उतनी बना रहा हूँ। ये 0 है, -π/2 है बच्चों, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2। तो अभी मैंने क्या बताया था, इसका हम लोग क्या करना चाहते हैं, इन्वर्स निकालना चाहते हैं। तो इन्वर्स निकालने के लिए 1/1 कंडीशन कहाँ तक फॉलो करिए ये पहले पता करो आप। देखो अगर आप ध्यान से देखो, जैसे 0 से तुम राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ोगे, राइट हैंड साइड का अपने, तो देखो 0 पे यहाँ से एक एक एक्स के लिए एक एक वैल्यू वाई की वैल्यू मिलेगी। यहाँ तक भी वही कहानी है, यहाँ तक भी वही चल रहा था, यहाँ भी देखो अभी भी वही चल रहा है, एक एक एक्स के लिए एक एक वैल्यू मिलता चला जा रहा है। बट इसके आगे जैसे जाओगे आप, ठीक है सॉरी, जैसे इसके आप आगे जाओगे आप, ठीक है, तो अब जो भी एक्स की वैल्यू देख रहे हो यहाँ पे, एक्स की 2 वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू मिल रही है, तो इसके आगे तो जा नहीं सकते बच्चों। मतलब ये वाला पोर्शन नहीं लेना है हमें, क्योंकि हर एक एक्स की वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। बट यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके आगे जैसे बढ़ रहे हैं, 2 एक्स के लिए वाई की एक वैल्यू मिल रही है, जो कि कंडीशन को फुलफिल नहीं होने दे रहा 1/2 कंडीशन को, ठीक है। अब पीछे आओ, देखो अब यहाँ से जैसे आप पीछे बढ़ रहे हो तो ऑलरेडी ये वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है। अगर पीछे जाओगे आप तो उसके लिए अगेन ये वैल्यू के 2 एक्स के लिए वाई की एक एक वैल्यू मिलने लगेगी। मतलब इसके पीछे वाला ग्राफ हम नहीं ले सकते बच्चों, ठीक है। मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि 1/1 जहाँ तक फुलफिल करेगा बच्चों, बस हमको वहीं तक ग्राफ लेना है, पूरा ग्राफ नहीं लेना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो था बच्चों, ये हमारा ग्राफ था जो 1/1 कंडीशन को दोनों एक साथ फुलफिल कर रहे हैं। अब सर क्या करना है, इन्वर्स बनाना है। तो हमेशा इन्वर्स बनाने के लिए हमने क्या बोला है, y = x लाइन के रिस्पेक्ट में आप हमेशा क्या करिए, आप y = x लाइन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, आपको मिररिंग करना है। और एज वेल एज आपको ये ध्यान रखना, ये पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट अगर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, पाई कॉमा क्या है बच्चों, -1 है, राइट। ये वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, -1 था, और ये +1 था। तो इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो ये देखिए क्या लिख सकता हूँ, x 0 है, y 1 है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जब इसका हम लोग क्या करना चाहते हैं, मिररिंग करेंगे, उसमें इसलिए नहीं बना रहा हूँ बच्चों, हौच पौच ज़्यादा हो जाएगा, मैं अलग से इसलिए बना रहा हूँ। और एज वेल एज इसका फंक्शन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर y = x लिख दीजिए, x = y लिख दीजिए तो cos y हो गया बच्चों, और y = लिख सकते हैं यहाँ से cos इनवर्स x लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर इसका देखो ध्यान से, हम लोग इसका क्या करना चाहते हैं, तो ये जो पोर्शन है x की जगह y, y की जगह x करोगे अब, तो ऐसा ग्राफ बनेगा बच्चों, ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये वैल्यू जो थी आपकी, ठीक है, ये -1 था बच्चों, ये +1 था। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू अगर 1 था, रिवर्ट करेंगे तो ये देखिए 1, 0 वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ये आपका पाई है बच्चों, तो ये -1 हो जाएगा, पाई का -1 हो जाएगा। ये आपका π/2 है, ये आपका 0 है, ठीक है। तो इस ग्राफ से आप देख सकते हो, आप क्या क्या देख सकते हो। पहला पॉइंट ये देख सकते हैं हम लोग, इसका डोमेन क्या है। तो इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, देखिए x बिलोंग -1 से +1, रेंज क्या है, y बिलोंग्स 0 से पाई, ठीक है। इस इंटरवल में कोई वैल्यू आएगी बच्चों तो प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे। इस पे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हमारे पास y = दिया हुआ हो, या पूछा है cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू बताओ, ठीक है, -√3 लेते हैं, ठीक। अब -√3/2 का मेरे प्रिंसिपल वैल्यू बताना है इसके रिस्पेक्ट में बच्चों। तो अगर इसको लोग किसके बराबर मान लेते, थीटा के बराबर लेट कर लेते हैं, तो cos थीटा बराबर क्या मिल गया हमें, cos थीटा बराबर लिख सकते हैं -√3/2। अब याद करो cos पहली बार नेगेटिव कब होता है, आप ऐसा सोचो, cos पहली बार नेगेटिव कब होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर cos नेगेटिव है बच्चों, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि -cos
ठीक है, पाई बाई 6, ठीक है, कॉस माइनस पाई बाई 6। और कॉस को लिख सकते सेकेंड क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में माइनस में आ रहा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, मतलब कॉस 6 1 जा 6 में कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 6 आ गया बच्चों, ठीक है। ये जो वैल्यू है कॉस थीटा के बराबर, और थीटा की वैल्यू कितना आ गया बच्चों 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6 मतलब कितना बच्चों 35 जा 150, और पाई में से माइनस कर दो, ऑब्वियस बात है कम वैल्यू होगी। और ये वैल्यू कहाँ से लाई कर देख लो आप, इंटरवल में चेक कर लो कि 0 से पाई के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसको हम इंक्लूड करेंगे अपने आंसर में। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमने निकाल लिया बच्चों कि 5 पाई बाई 6 होगा, ठीक है बच्चों। आज क्लास में यहीं तक रहेगा, आज का हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था। अभी सारे ग्राफ का 1 बाय 1 बना के हम लोग डोमेन रेंज लिखेंगे, उस पर क्वेश्चन लेंगे, फिर इसकी प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको भी लेंगे हम लोग, एनसीईआरटी का जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको भी देखेंगे हम लोग। अगर आप क्लास पसंद आई बच्चों लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो अपने कमेंट बॉक्स में हमें भेजिए। आज क्लास के लिए बच्चों थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।